हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, देख लिए थे। आज हम लोग आज इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन हम लोग को देखना है। अब इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसको हम लोग आज समझेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे थ्योरेटिकली कि इतने दिन से जो ऑब्जर्वेशन होता आया है, जो हम लोग सोचते आए हैं, जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग वो क्या महसूस करते हैं, कितना सच है, कितना गलत है। तो पूरा इतिहास इसी के तहत बताया था कि जो हम लोगों को दिखता है, इतनी बड़ी प्लैनेट है ये अर्थ, इतना बड़ा ग्रह है, तो हम लोगों को अपना मोशन अर्थ का एटलीस्ट नहीं दिखता। और शुरुआत हुई थी जियोसेंट्रिक से लेकर हीलियोसेंट्रिक से, हीलियोसेंट्रिक की बात हुई, फिर बिग बैंग की बात हुई, और फिर ये हुआ कि दुनिया में कोई भी स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, सैटेलाइट कुछ भी रेस्ट में नहीं है, पोली स्टार। तो लास्ट में मजबूरी में ये कहना पड़ा कि सेल्फ सेंट्रिक ही सब कुछ है। और मैं यहां तक एक और बात किया था कि दिस इज अल्टीमेट फिलॉसफी। और अल्टीमेट फिलॉसफी का मतलब है कि सेल्फ सेंट्रिक का मतलब व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जो हमको दिख रहा है वही सच है, क्योंकि इसको न माना जाए तो फिर किसी और के दिखने वाले को सच कहना पड़ेगा, जबकि सच वो भी नहीं होगा। मतलब एब्सोल्यूट दुनिया में अब कुछ भी नहीं है। यदि कहीं पे कुछ एब्सोल्यूट की बात हो रही होगी तो वो भी रिलेटिव है, और यदि रिलेटिव है तो फिर एब्सोल्यूट कहाँ से हुआ। ये एक बड़ा इशू है और बड़ा स्टेटमेंट है। तब मैं ये कहूँगा कि यदि आप सच में जो बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, जितने भी बड़े थिंकर हैं, यहां तक हम लोग पहुंचे थे, उसी को मैं थोड़ा एलाबोरेट कर रहा हूं। सो जितने भी बड़े थिंकर हैं, जितने भी बड़े फिलोसफर हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बहुत करीब से दुनिया को देखे, मोशन को देखे, रिलीजन को, थॉट को, आइडिया को देखे, आप देखिएगा सबका रिजल्ट यही आता है, व्हाट इज ट्रू नोबडी नोज। दुनिया में सच क्या है कोई नहीं जानता। तो जब सच क्या है कोई नहीं जानता, तो फिर ये इसको इजी बनाने के लिए, लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कि दुनिया में सच क्या है कोई नहीं जानता, क्या मैं सच हूं, क्या सामने जो दिख रहा है ये दुनिया सच है, कि ये मोह माया है, कि ये मेरा ड्रीम है, कि ये मेरे बस आइडिया थॉट फ्रेम है। ये मतलब सच क्या है कोई नहीं जानता। तो इतना कॉम्प्लेक्स की जगह ये तो लग रहा है कि जीना ही हराम हो जाएगा सोचने में। तो फिर कहा गया एक काम करते हैं, जीने का एक बहाना बनाते हैं, है ना। जीने का एक बहाना बनाते हैं ये कि बल्कि सच जो है वो रिलेटिव होता है। भले ही एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, पर रिलेटिव को लेके जिंदा रहते हैं और अपनी जिंदगी पूरी ताउम्र ऐसे ही गुजारते हैं, पूरी लाइफ की जो जर्नी है। और कहते हैं तब फिर आता है कि व्हाट आई फील, आई ऑब्जर्व, दैट इज ट्रुथ, वही सच है। और ये सबके लिए अलग अलग है।
तब एक बड़ा मुद्दा आया रिलीजन को लेके और गॉड को लेके, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन आप पता करिएगा कि हम लोगों के बहुत पहले एंसेस्टर्स जो रहे हैं, चाहे वो किसी को भी उठा के देख सकते हैं, चाहे वो डार्विन रहे हों, चाहे मैडम क्यूरी रही हों, चाहे आइंस्टाइन रहे हों, स्टीफन हॉकिंग, मिचियो कागुए, तो ये तो रिचर्ड डॉकिंस, ये तो इस टाइम के लोग हैं जो एथिस्ट हैं। आप लोग शायद अ ब्यूटीफुल माइंड देखे होंगे मूवी, जो जॉन नैश पे, एक मैथमेटिशियन पे बनी है। ये जितने भी लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, है ना, ये जॉन मेंडल हों जो जेनेटिक के फादर माने जाते हैं, चाहे श्रोडिंगर हो, जितने भी लोगों को, ओशो हो एक बड़े थिंकर माने जाते हैं। हर फिल्म में जब आप देखेंगे तो आपको लोग या तो एथिस्ट मिलेंगे या तो नास्तिक मिलेंगे जो गॉड में बिलीव नहीं करते, या तो वो इसमें बिलीव करते हैं कि तब तक मानो, चाहे गौतम बुद्धा रहे हो, तब तक ये तुम्हारा सेल्फ प्रैक्टिस है, तब तक नहीं मानो, तुम्हारा अपना सच अलग होना चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए अलग। आप इसको मत मानिए कि आपके पेरेंट्स गॉड, रिलीजन इनको बोल के बताए हुए हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर इष्ट देवता हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये लेक्चर किधर जा रहा है, लेकिन फैक्ट यही है कि आप तब तक सच मत मानिए जब तक आपके लिए वो सच न हो। मतलब जब तक गॉड आपको न दिखे तो गॉड नहीं है, गॉड दिखेगा तो गॉड है। तो जिनको दिखा, रामकृष्ण परमहंस को दिखा, गॉड है। विवेकानंद को दिखा, गॉड है। ओशो को दिखा तो गॉड है। जिनको नहीं दिखा, नहीं है। तो हमको नहीं दिखा है तो मेरे लिए नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो चीजें नहीं दिखती क्या नहीं होती? तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं अपना सच अलग बनाया हूं, होगा, मेरे लिए नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा बन के आया। लेकिन आप मैडम क्यूरी को पढ़िएगा कि जब उनकी मदर का डेथ हो गया था और पूरी जर्नी कैसी रही है। और चाहे लोग मानते हैं मैडम क्यूरी गॉड में बिलीव करते थे, आइंस्टाइन करते थे, न्यूटन करते थे, डार्विन करते थे। ये मैंने बहुत डीप स्टडी किया है, उनके जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उनको पढ़ा भी हूँ। तो मैं इस पे नहीं जाना चाहता, एक लंबा चर्चा हो जाएगा। लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि इस पे नहीं कि नासा ने लगा दिया तो ये नहीं हो गया कि यही सच है। कोई भी, मैं कह रहा हूँ नासा के लगाने से नहीं, आपका अपना सच अलग होगा। तो मैं टॉपिक को डाइवर्ट, मतलब बस आपको सेल्फ अवेयरनेस की बात किया। बाकी हमको गरियाना और मत तुम लोग कि मेरे हनुमान जी हैं तो फलाना है, तो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, तो जीसस क्राइस्ट हैं, तो महादेव हैं, तो सरस्वती हैं, तो दुर्गा हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों की नज़रों में मैं थोड़ा गड़बड़ हो जाऊंगा, पर मैं अभी एथिस्ट हूँ, मैं थीस्ट होने के लिए तैयार हूँ, पर वो हमें दिखना चाहिए। कभी मैं भी आस्तिक था, अब नास्तिक हूँ, फिर आस्तिक होने के लिए मैं तैयार हूँ यदि कोई हमें रीज़न बता देगा। मैं जानता भी हूँ कि आपके बहुत सारे रीज़न्स होंगे, तो बहुत मुश्किल है ये सब, बहुत बड़े डायलॉग और डिबेट है एक तरह का, तो इतना आसानी से रिजॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इस पे न जाने के बजाय बल्कि हम लोग इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ सेंट्रिक क्या है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। भले ही फिर मैं चला आऊँगा अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे, अपने कोर्स वाले पार्ट पे आ जाऊँगा धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए, लेकिन है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी है। इस थ्योरी के सामने जितने भी बेकार लोग, बकवास लोग, आसाराम, राम रहीम और जितने भी एक्सपोज्ड हो गए, और ऑलमोस्ट 99.99% ओशो जैसे लोग तो को मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और बड़ा पढ़ा समझा और बहुत मानता भी हूँ उनके आइडिया को, थॉट को, विचारों को। लेकिन बहुत सारी चीज़ों से मैं सहमत भी नहीं हूँ, लेकिन उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। लेकिन बाकी लोगों को बाकी आप बुरा मत मानिएगा, बस ये है कि बाकी लोगों को मैं समझने की कोशिश किया तो लगा कि ये
बहुत कम पता है इन लोगों को, और ख़ासकर ये सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी जो पढ़ने जा रहे हैं वो उनको शायद पता चल जाता, फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, नहीं तो शायद वो ज़्यादा समझ पाते सेल्फ सेंट्रिक क्या है। और अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि ट्रूथ क्या है नहीं मालूम। दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ दैट नोबडी नोज व्हाट इज ट्रूथ, कि व्हाट इज ट्रू नोबडी नोज, मतलब ये सच क्या है दुनिया में कोई नहीं जानता। तो इसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये रिलेटिव मोशन क्या है ना, और इसको ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने के लिए। तो सभी का अपना अपना पक्ष होना चाहिए, और किसी में आप मानते रहे रिलीजन को, लेकिन जब तक आप उसको महसूस करने की कोशिश करिए, जब आपको लग जाए ये नहीं अच्छा विथ रीजन, मतलब गॉड दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो नहीं है। तो मेरे लिए अभी तक नहीं दिखा है, मैं कई बार बोल भी चुका हूं, तो इसलिए मेरे लिए गॉड नहीं है। और कोई दिखा देगा, चाहे कोई बताए तरीका, जो एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक तरीका होता है उसके तहत गुजरना होता है, तो वो भी कुछ ऐसा होगा। तो गॉड को यदि किसी के तहत गुजारने की ज़रूरत है, यदि गॉड अपने आप को दिखाए और किसी के तहत गुजारने की ज़रूरत है, तो ये तो बड़ा अजीब सा ये गॉड है। खैर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों को यही बोलूँगा कि आपके अपने ट्रूथ होने चाहिए। और एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको फिजिक्स को लेके बता रहा हूँ, आप लोग कृपया इसे अपने पेरेंट्स से शेयर ना करें, और ना ही मेरे बारे में गलत धारणा बनाएं, बल्कि आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, जिसको मानते हैं माने, पर एक आइडिया दिया हूँ, आप इसको अपना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मेरा तो काम था वैसे कि मैं आपको रिलेटिव मोशन समझाऊं, तो और जिसका बस एक ही मकसद है रिलेटिव मोशन का, कि दुनिया में कहा था ना कि हर एक का दुनिया में हर डिबेट का एंड यहीं पे गया है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। मैं किसी स्क्रिप्चर्स, काव्य और पुराण, वेद और जो कुरान और बाइबल पे नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, और उस एरा में भी जाइए रिलेटिव के नाम पर, है ना। और जैसे जैसे ये हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लग भी जाएगा। जरा किसी से बोल के देखिएगा ना कि वो कितना सच जानता है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके इष्ट देवता ही क्यों ना हो, पता नहीं वो तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन पूछिएगा कि जहाँ सन दिख रहा है वहाँ पे सन है कि नहीं। तो फैक्ट ये है, ये प्रूव हो चुका है कि सन वहाँ पर नहीं है, सन दूसरी जगह है। वो जहाँ पे दिख रहा है वो पोजीशन 8.5 मिनट पहले का है, जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जरा पूछिएगा आसाराम से, राम रहीम से, और जितने भी श्री रविशंकर, पता नहीं बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, उनसे पूछिएगा कि जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है वो वहाँ पे सन है कि नहीं, मून है कि नहीं। तो जहाँ पे मून दिख रहा है तो आपको पता चलेगा कि रियली में सन वहाँ नहीं है जो दिख रहा है, और जहाँ है वो दिख नहीं रहा है। इससे बड़ा मैं सच को रिवील नहीं कर सकता। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को जो लगता होगा करिए, लेकिन चीज़ें लॉजिकल होनी चाहिए। एनीवे, सो इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन को देखते हैं, ट्राई करते हैं समझने के लिए कि रिलेटिव मोशन क्या है। ये रहा x और ये रहा y पोजीशन, z भी मैं ले सकता हूँ फिलहाल 2D की तरह, और 2D समझ गए तो 3D में एक और डायमेंशन ऐड कर दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता। तो एनीवे, सो यदि हम लोग इसको कहें कि ये A है और इसको कहें ये B है, ठीक है, A है और B है। अच्छा हाँ, वो मैं बताना भूल गया। तो सेल्फ सेंट्रिक के अनुसार आई एम द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, मैं अपने ही रिस्पेक्ट में चीजों को देखूंगा। और कितनी ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको देख रहा हूं, जो सामने पेन है, मैं इसको देख रहा हूं कि ये पेन जो मैं जहां पे मैं खड़ा हूं उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, ये मेरे से पश्चिम में है। भाई अब हमको दिख रहा यही है तो क्या करूं, लेकिन ये किसी के पूरब में भी है, और किसी के दक्षिण में भी है, और किसी के उत्तर में भी है,
किसी के डाउन में भी है और किसी से अप, किसी के रिस्पेक्ट में अप में भी है। ये तो मैं छोटा एग्जांपल लिया हूँ। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है इसी पेन के पोजीशन देखने की। अब आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि किस तरह से दुनिया रिलेटिव है। सो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ थी कि किसी के लिए गॉड है और किसी के लिए गॉड नहीं है। ये और जो मैं नाम भी लिया था इनका, जितने भी साइंटिस्ट का नाम लिया था, यदि बहुत बारीकी से, र्यूमर बहुत हैं कि आइंस्टाइन मानते थे। आप जरा बारीकी से देखिएगा कि गैलीलियो और आइंस्टाइन और मैडम क्यूरी और डार्विन और जितने भी बड़े बड़े नाम सुना होगा, मैक्स प्लैंक और जॉन नैश मैथमेटिशियन का भी सुना होगा, आप पढ़िएगा। लेकिन ये नहीं, र्यूमर मत पढ़िएगा। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग र्यूमर में ही बिलीव करने लगे हैं कि हाँ ये होता है वो होता है। आप पढ़िएगा तो आपको ये लगेगा कि सोसाइटी से डर के लोग स्ट्रेट नहीं बोले। आइंस्टाइन का कोटेशन पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो रियली में कहना चाहते हैं वो कि दुनिया में गॉड नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं वो बिलीव करते थे। और सब लोग यही बोले हैं इसी तरह का, मोर और लेस। एनीवे चलिए, वो बाकी सब जब आपको महसूस होगा कि नहीं है तब मानिएगा, जब आपको महसूस होगा कि है तो तब मानिएगा। ये मेरा कहने का मकसद था। एनीवे ये है ओरिजिन। तो फिर से इसका मतलब यही है कि इनका जो मैं पोजीशन लिखने जा रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में लिखने जा रहा हूं। और इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भाई हमको तो अब पश्चिम में ही दिख रहा है, क्या करें, अब है दिख रहा है तो दिख रहा है यार। मैं किसी को ये पूरब में दिखे, किसी को कहीं दिखे, हम क्या करें इसमें। दिस इज रिलेटिव। सो दुनिया में जो सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी है वो यही है कि पोजीशन रिलेटिव तो साफ दिखता है, इन नंगी आंखों से साफ दिखता है, लेकिन मोशन, एक्सेलरेशन, गॉड, रिलीजन, परसेप्शन, थॉट, आइडिया, ये सब फीलिंग वाली बात होती है जो डायरेक्ट नहीं दिखती है। तब हम लोग मजबूर होके किसी और के शरण में जाते हैं और उसके बताए हुई चीज़ों को फिर मानने लगते हैं। वो चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे आपके गुरु हों, चाहे जो भी हों, चाहे आपके स्क्रिप्चर्स हों, जो काव्य और पुराण और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं। तो उसी को मैं आपको बस आइडिया दी हूँ, बाकी आपके ऊपर है। सो हम अब क्या कहेंगे मजबूरी में, क्योंकि इस दुनिया में एब्सोल्यूट तो है नहीं, तो यदि एब्सोल्यूट नहीं है तो मजबूरी में अब हमें ये कहना पड़ेगा। आज हम लोग के लिए इक्वेशन देखेंगे। बस मेरा रिलेटिव मोशन हमेशा 2 क्लास लग जाता है ताकि मैं आपको इस तरह का आइडिया फ्रेम करवा पाऊं कि आप जिंदगी को लॉजिकली जिए और कहीं पे डिबेट के लिए आप तैयार रहिए, मुस्तैद रहिए, बावजूद इसके कि आप किसी रिलीजन को और किसी गॉड को और जो भी बिलीव करते हो। लेकिन आपके पॉइंट्स ऐसे भी होने चाहिए कि विपक्ष में आपको डाल दिया जाए तो आप ऐसे पॉइंट उठाएं कि आप सामने वाले को धराशायी कर सकें, क्योंकि विपक्ष पता नहीं किस फॉर्म में बनाया जाएगा आपको, है ना। सो आज हम लोग बस इक्वेशन पढ़ पाएंगे ताकि हम लोग बाकी उसके बाद अपने कोर्स को ज्यादा सही से एनालाइज कर पाए। एनीवे, तो जहां पे ऑब्जर्वर होगा अपने को ही रिफरेंस मानता है और अपने को रेस्ट में मानता है। बस में बैठा है तो रेस्ट में, एरोप्लेन में बैठा है तो रेस्ट में, ग्राउंड पे है तो रेस्ट में, कहीं पे भी भले ही वो चल रही हो, बस प्लेन चल रहा हो, अर्थ चल रही है, लेकिन वो अपने आप को कहता है मैं रेस्ट में हूं। और यदि कहा जाएगा कि चल ये ऑब्जर्वर नहीं, ए को बी के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही कहा जाएगा ए को बी के रिस्पेक्ट में, मतलब ए की बात हो रही है बी के रिस्पेक्ट, मतलब बी ऑब्जर्वर है, ए को देख रहा है, फटाक से जाके आप बी बन जाइए या बी पे बैठ जाइए। बस के रिस्पेक्ट में बाइक का क्या हो रहा है, तो जाके बस में बैठ जाइए और आप ही बस बन जाइए या बस में बैठ जाइए और आप कहेंगे कि नाउ आई एम इन रेस्ट एंड व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग हैपनिंग टू द बाइक, दैट इज ट्रू, दैट इज रिलेटिव। यही थ्योरी है छोटी सी। मेरे को लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, अंदर में कुछ हो रहा हो, बाहर दुनिया में आउटसाइड कुछ हो रहा हो, लिफ्ट में इमेजिन करिए आप खड़े हैं, बैठे हैं, आप हैं,
लिफ्ट में आप हैं, और जो कुछ दिखेगा अब आपको वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब भी कोई कहेगा विथ रिस्पेक्ट टू बस, विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू शिप, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, आपको वही बन जाना होगा या उसी पे जाके बैठ जाना होगा। मतलब लिफ्ट बन जाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन लिफ्ट में बैठ जाना थोड़ा इमेजिनेशन अच्छा है। तो आप उसी में जाके बैठिए और कहिए कि अब हम भले ही चल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है, लेकिन हम ये मानेंगे कि हम रेस्ट में हैं। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सबसे जीता जागता एग्जाम्पल। आप मेरे सामने क्लास में होते ना, सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी बता रहा हूं, यदि आप मेरे सामने क्लास में होते ना तो मैं ये कहता हूं कि हाँ भाई बताओ, मैं ऐसे खड़ा रहता हूं, मैं कहता हूं कि हाँ भाई आप लोग बताइए मैं रेस्ट में हूं कि नहीं। तो बच्चे बोलते हैं सर आप रेस्ट में हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि ऐसा है भाई कि तुम्हारा ये कहना कि आज सर आप रेस्ट में हैं ये सही नहीं है। आपको ये कहना चाहिए था कि सर आप हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। चाहे आपको ये कहना चाहिए था कि सर आप हमें रेस्ट में दिख रहे हैं, रेस्ट में हैं कि नहीं ये नहीं मालूम। ये दोनों सेंटेंस सही है। आप हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, ये भी सही है। चाहे आप हमें रेस्ट में दिख रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, बाकी हमें नहीं मालूम कि आप रेस्ट में हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अच्छा एक और चीज है, आप हमें रेस्ट में दिख रहे हैं, चाहे आप हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, ये सही भी है। और ये भी कहना सही है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर जो आपका हो रहा है वही हमारा हो रहा है। पर दिक्कत इस बात की है कि एब्सोल्यूट हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमारा क्या हो रहा है हमें ही नहीं मालूम है। हम आपका कहां से बताएंगे कि हमारा क्या हो रहा है हमें ही नहीं मालूम है, तो हम आपका कहां से बताएंगे। हाँ, आप जो स्थिति हमें नजर आ रही है वो हम बता सकते हैं। दिस इज ग्रेट थ्योरी एवर, अभी तक की ये सबसे बड़ी थ्योरी है। यदि हमें भूत नजर आ रहा है तो है मेरे लिए, अब किसी को नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, उसके लिए नहीं है भूत, वो भूत नहीं है, मेरे लिए है उसके लिए नहीं है। क्या किया जा सकता है, कोई नहीं बता सकता कि कौन सही है। उसके लिए जो थर्ड आएगा बताने, उसको जो होगा वो कोई ये दावा नहीं है कि जो उसको दिखेगा वही सच मान लिया जाएगा। मेरा वाला क्यों गलत है, उसका वाला क्यों सही है। हो सकता है वो हेलुसिनेशन का शिकार हो सकता है वो हिप्नोटाइज्ड हो सकता है मैं हूं, हो सकता है ये है मेंटल डिसऑर्डर है, केमिकल लोचा, हम क्या करें, इसमें दिख सकता है भाई किसी को। अब इसमें कौन सही है कौन बताएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, दुनिया कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि वो भूत है कि नहीं है। कहना होगा कि मेरे लिए है, उसके लिए नहीं है, इसके लिए है, जिसके लिए जो है वो सब सही है। मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है ये। सो एनीवे, तो रिलेटिव सेल्फ सेंट्रिक समझ में आ गया। रिलेटिव मोशन यही है, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसको क्या मान लिया जाता है। वो कहता है मैं ब्रह्मांड का केंद्र हूं, मैं परमानेंट रेस्ट में हूं, मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मेरा वेलोसिटी 0 है, और मेरे ही रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन देखूंगा। भले ही उसका वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, जो भी है, पर जो रिजल्ट है जो है वो तो समझने की कोशिश करते हैं कि किसी के रिस्पेक्ट में या जब कोई ऑब्जर्वर बनता है तो दिखता क्या है, ये देखते हैं। सभी लोग देखें, सभी लोग एक एक लोग देखें तो जरा। हाँ, ये रहा ए और इसका नाम देते हैं आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। और ये रहा बी, दिस इज आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ।
पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। एक सभी लोग देखें तो जरा, सभी लोग मेरी बात सुने ध्यान से और समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये रहा पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एरो का ख्याल करो, ये कह रहा है वहीं पे जाके खड़े हो जाओ, तुम वहीं खड़े हो जाओ। ए को देखा जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में, जैसे ही जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वहीं पे जाके खड़े हो जाओ, कहो कि ये रहा मैं देख रहा हूं। तो एरो ऐसे बनाना होता है, जिसको देखते हैं आप उसको एरो बनाते हैं ऐसे, हाँ ये देख रहा हूं, बस ऐसे, यही चीज है बस। ठीक है, अब क्या हो रहा है जरा देखो तो, वेक्टर फॉर्म देखो तो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव्स दिस वेक्टर। याद है, फिर से मैं बोलूंगा, जिन लोगों का आज मेरा पहला क्लास है वो लोग गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आज मेरा जो लेक्चर हुआ होगा आपको चीजें समझ में थोड़ी बहुत आई होंगी, लेकिन कई चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आप जाइए शुरू से देखिए, आप वेक्टर पूरा पढ़िए, मेरे वाला पूरा ग्राफ पढ़िए, डिफरेंशिएशन पढ़िए, इंटीग्रेशन पढ़िए, और अभी तक के पीछे जो 22 लेक्चर्स हो चुके हैं काइनेमेटिक्स की वो पढ़िए। तब आप मेरा लाइव क्लास करिएगा, तब आपको पूरा पता चलेगा। नहीं तो पार्शियल, फ्रैक्शन, पार्ट्स पता चलेंगे, पूरा आपको नहीं समझ में आएगा। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव्स व्हाट, दिस वेक्टर। साफ दिख रहा है। बी कह रहा है भाई हमको तो यही दिख रहा है, ओ एक्स वाई जेड गया सब भाड़ में, हमको तो बस यही दिख रहा है, हमको तो ये दिख रहा है, हमको तो वो दिख रहा है, हमको ये ऐसे दिख रहा है। तो भाई मेरे ही रिस्पेक्ट में होगा, हमको तो ऐसे ही दिखेगा ना भाई, हमको ऐसे ऊपर दिख रहा है, किसी के लिए वो नीचे होगा, हम क्या करें, ये चीज है। तो आपको वहीं पे जाके खड़ा होना होता है। एनीवे, तो लिखता हूं, रिलेशन लिखता हूं, आर बी ओ प्लस आर ए बी बराबर आर ए ओ। एरो बहुत जरूरी है, सभी लोग ध्यान रखें। समथिंग, देखो ओ के रिस्पेक्ट में, देखो एरो कैसे लगाओगे, ओ कहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ कहेगा बी यहां है, ओ कहेगा ए यहां है, बी कहेगा ए यहां है, ए कहेगा बी यहां है। ऐसे ही होगा, क्या किया जाए भाई, हमको तो ऐसे दिखेगा एरो, फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम हियर टू देयर, एरो। एनीवे, अब यहां से साफ दिख रहा है आर ए बी बराबर आर ए ओ माइनस आर बी ओ। बहुत बड़ा रिजल्ट आया, बहुत बड़ा रिजल्ट आया, ग्रेट रिजल्ट। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तुम लोगों को एक और बात ख्याल करनी होगी, सिंबल पे मत जाना। कुछ लोग ए, इसको ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखते हैं, कुछ लोग यहां पे ए बाई बी लिखते हैं, कुछ लोग बिना कॉमा के आर ए बी लिखते हैं, कुछ लोग इसको आर ए यहां बी लिखते हैं, कुछ लोग आर ए यहां बी लिखते हैं। फर्क नहीं पड़ता वो क्या लिखते हैं, जरूरत इस बात की है कि उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अल्टीमेट इक्वेशन। अगला इक्वेशन, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर ए बी बाई डी टी बराबर डी आर
AO बाई dt माइनस dr BO बाई dt। डिफ्रेंशिएशन का रूल है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। देन व्हाट कम्स आउट, VAB बराबर VAO माइनस VBO। VBO VAB बराबर VAO माइनस VBO। ओके, ये इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अगेन डिफरेंशिएटेड, सभी लोग इसको जल्दी से डिफरेंशिएट करो और ए का रिलेशन निकालो, तुम्हें आइडिया लगेगा। जल्दी करो, कम ऑन, फास्ट, जल्दी से डिफरेंशिएट करो और रिलेशन निकालो। जल्दी से डिफरेंशिएट करो और रिलेशन निकालो। और दूसरा समझने की कोशिश करो कि यदि इसकी वेलोसिटी इधर हो, VAO हो, इसका एक्सेलरेशन इधर हो, AAO हो, इसकी वेलोसिटी इधर हो, VBO हो, और इसका एक्सेलरेशन इधर हो, ABO हो। पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पोजीशन ये है, डायरेक्शन देखो, पोजीशन ये है, इस ए इधर भाग रहा है जिसका एक्सेलरेशन इधर है। ये बता के तुम्हें ये भी बताना चाह रहा था कि किसी पोजीशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का उसके एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता। दुनिया का जब क्वांटिटी कोई डिफरेंशिएट की जाती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटी हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, और उसका यदि डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी जिसको डिफरेंशिएट किया गया था उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या था। जब किसी फिर से बड़ा पॉइंट, अभी तक का साइंस का सबसे बड़ा पॉइंट कह सकते हैं आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दुनिया के किसी क्वांटिटी को, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, उसका अपना स्केलर होगा तो केवल मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। यदि उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो नई क्वांटिटी मिलेगी, सो कॉल्ड, यदि है तो तथाकथित, या फिर रियली में डिफाइंड, तो उसका जो अपना अस्तित्व मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके होगा, उसका पहले वाली क्वांटिटी जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, नो लेना देना, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये तो बड़ी चीज, बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया यार। कई लोगों को तो यही लगता है कि सर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन उधर कैसे, अरे किधर भी हो सकता है भाई एक्सेलरेशन। यदि जी इधर लग रहा है तो वेलोसिटी उधर कैसे, जी इधर लग रहा है तो वेलोसिटी जीरो कैसे, पोजीशन वो है तो पोजीशन माइनस है तो वेलोसिटी प्लस कैसे, अरे कुछ भी हो सकता है भाई। पोजीशन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों में कोई अपना रिश्ता नहीं है, केवल डिफरेंशिएट होकर डिफाइंड है, और डिफरेंशिएट होने के बाद चीजें सब कुछ अलग हो जाते हैं, कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यदि आप मेरी बात समझ गए होंगे तो डिफरेंशिएट इट अगेन डिफरेंशिएट इट, और फिर यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा, सब कुछ यहीं लिख देता हूं, डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्सेलरेशन, तुम्हें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ।
ये है। तो हमारे पास पोजीशन का भी आ गया, वेलोसिटी का भी आ गया और रिलेशन का भी आ गया, और मोशन में हमें यही तीन चीजें पढ़ना है। मोशन में हमें यही तीन चीज पढ़ना है, ये जो आपके सामने है। और कहां से आया है आप देख सकते हैं। यदि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, यदि आप सोचते हैं कि ऐसे लिख के ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये भी मन नहीं करना है। क्या है तब ये सुन लो। हमेशा ऑब्जर्वर जिस चीज को देखता है, चाहे जिसकी वेलोसिटी देखता है, चाहे जिसका एक्सेलरेशन देखता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रिजेश, ये मैं हूं, बी मतलब ब्रिजेश ना, ठीक है। मैं देख रहा हूं इसका पोजीशन देखना चाहता हूं, इसकी वेलोसिटी देखना चाहता हूं और इसका एक्सेलरेशन देखना चाहता हूं, जबकि मेरा खुद भी पोजीशन है, किसी के रिस्पेक्ट में मेरा वेलोसिटी है, मेरा एक्सेलरेशन है, लेकिन मैं इसे देखना चाहता हूं। तो जिसको मैं देखता हूं उसमें से मैं अपनी वेलोसिटी घटाऊंगा, कैलकुलेट करूंगा। जिसको मैं देखता हूं उसमें से मैं अपना पोजीशन, अपनी वेलोसिटी और अपना एक्सेलरेशन घटाऊंगा और कैलकुलेट करूंगा, जो पूछा जाएगा बताऊंगा। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ। जिसको मैं देखता हूं, अपने रिस्पेक्ट में जिसको मैं देखता हूं, उसमें से उसका पोजीशन जिसको देखता हूं अपना घटाऊंगा, अपनी वेलोसिटी घटाऊंगा, अपना पोजीशन घटाऊंगा और अपना एक्सेलरेशन घटाऊंगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में किसी चीज का कोई चीज देखा जाता है तो उसमें से वो घटता है। तो ये क्या महसूस किया आप लोग, थोड़ा छोटे में याद करने के नाम पर। जिसके रिलेटिव में कोई चीज, किसी चीज का निकालना होता है, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेटिव में किसी चीज की बात होती है, तो उसमें से ये वाला जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वो सब कुछ अपना माइनस होता है मोशन में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब कैसे आया, बिना क्या इक्वेशन के महसूस हो सकता है क्या ये। हालांकि इक्वेशन में तो अब भाई वेक्टर फॉर्म लिख के आया है, भाई इसका आंसर तो यही है कि वेक्टर फॉर्म लिख के आया है और फिर डिफरेंशिएट करके आ गया है। लेकिन उसको मैं थोड़ा छोटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा मजा आएगा ना। ये पहले बताओ कि जब हम लोग अपना पोजीशन में, मैं यदि ऑब्जर्वर हूं तो मैं बस में बैठ के देखूं या दुनिया कोई चीज देखूं, जब मैं अपना पोजीशन घटाऊंगा, अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन, मैं जब घटाता हूं तो दिखता है कि दिखता है तो घटाता हूं। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। क्या मैं घटाता हूं तो दिखता है कि वो दिखता है तो मैं घटाता हूं? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। आपको आंसर करना है क्वेश्चन का कि हमें जो दिखता है उसके लिए हम घटाते हैं कि हम घटाते हैं तो दिखता है। कम ऑन, हमें दिखता है तो घटाते हैं, घटा हुआ दिखता है तो घटाते हैं। मतलब हमें जो चीजें दिखती हैं वो दिखती ही हैं घटी हुई, इसलिए हम कैलकुलेशन में घटाते हैं। ऐसा थोड़े होता है कि तुम घटाओगे तो दिखेगा। अरे मैं तो कहता हूं कि दिखता तो उनको भी है जो रिलेटिव मोशन फिजिक्स और पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो फिजिक्स पढ़े नहीं होते हैं, जो रिलेटिव नहीं जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दिखता तो उनको भी है। उनको भी दिखता है कि हमारे रिस्पेक्ट में मेरे सामने वाला रेस्ट में है। तो क्या वो घटाता है तो दिखता है? दिखता है। पहले इसीलिए मैं बोलता हूं, इसीलिए शुरुआत में बड़ा लेक्चर हो गया लंबा, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत खूबसूरत लेक्चर रहा होगा, हमें ऐसा लगता है, पिछला वाला भी और आज का शुरुआत वाला भी। इसलिए मैं बोलता हूं कि हम गॉड दिखेगा तो मानेंगे, हम मानेंगे तो फिर दिखेगा ये नहीं। यदि ऐसा भी होता तो एक बार मैं कर भी लेता, लेकिन ऐसा ये जिंदगी होती नहीं है, नहीं होनी चाहिए, खासकर एक रेशनल पर्सन के लिए। ओशो ने कहा था कि किसी के पढ़ना उनसे बड़ा फिलोसफर क्या ही अब कहें। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करा भगवान नहीं होता,
और ना ही मैं ये कर रहा हूं कि होता है, हालांकि वो उनको दिखा और उन्होंने महसूस किया तो माने। वो कहे कि तुम अपनी जर्नी तय करो और देखो, यदि महसूस होता है देखो, मतलब प्रैक्टिस करो, समझने की कोशिश करो, और यदि महसूस हुआ, दिखा, ठीक है, नहीं दिखा नहीं होता है। सो ये करना है आपको कि गॉड दिखेगा तो मानेंगे, और मैं तैयार हूं, आप हमको दिखा देंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिखेगा तो मानेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं मानेंगे। तो दिखता है, मैं कहा था ना कि इससे बड़ी थ्योरी दुनिया में नहीं है। तो चीजें हमें यही दिखती ही हैं, देखो ऐसे दिखती हैं। अब ये इधर ही दिख रहा है, ऐसा थोड़े कि ये तुम्हें इधर दिख जाएगा, अब यही दिख ही रहा है तो है यही, अब यही है ही। हमें जो दिखता है उसके लिए ये लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो ले रहा था उसको फिर से रिवील कर देता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। वो क्लास वाला याद करो, मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है कह रहा है कि सर आप रेस्ट में हैं, वो सही नहीं है, बल्कि उसे ये बोलना चाहिए कि सर आप रेस्ट में हमें दिख रहे हैं, चाहे आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि आप हैं भी कि नहीं हैं, बस आप हमें दिख रहे हैं और रेस्ट में दिख रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि आप हैं कि नहीं हैं, और आप रेस्ट में रियली में एब्सोल्यूट रेस्ट में हैं कि नहीं हैं। पर सच ये है कि आप हमें दिख रहे हैं, और यदि दिख भी रहे हैं तो दिख तो रहे ही हैं, पर आपका जो हो रहा है वही मेरा हो रहा है। जितनी मेरी वेलोसिटी है उतनी आपकी है, जिधर मेरी वेलोसिटी है उधर आपकी है, जितना मेरा एक्सेलरेशन है उतना आपका भी है। पर हमको यही नहीं मालूम है कि मेरी वेलोसिटी कितनी है, मेरा एक्सेलरेशन कितना है। और फिर भी वो रेस्ट में क्यों बोला? सबसे बड़ा स्टेटमेंट सेल्फ सेंट्रिक का मैं बताता हूं। मेरे को रेस्ट में मानने से पहले वो अपने आप को रेस्ट में मान चुका था। यदि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, अब मैं बगल में दीवार देख रहा हूं रेस्ट में है, तो मैं रेस्ट में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसको रेस्ट में बोलने से पहले मैं अपने आप को रेस्ट में माना हूं, जबकि सच्चाई यह है कि मैं रेस्ट में नहीं हूं। मैं जिस दीवार को रेस्ट में बोल रहा हूं, उसको रेस्ट में बोलने से पहले मैं रेस्ट में माना हुआ हूं खुद को, और उसको रेस्ट में बोल रहा हूं, जबकि सच्चाई यह है कि हम कैसे अपने आप को रेस्ट में मान सकते हैं। पर सेल्फ सेंट्रिक कहता है यही हम ऑब्जर्व करते हैं, यही अब हमें मानना होगा। यदि ये न माना जाए तो दुनिया में फिर से वही कहना होगा, व्हाट इज ट्रू नोबडी नोज, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और सच सुनो, अब थोड़ा रिलेट कर देता हूं। इक्वेशन तो हमारे सामने हो गया, अब मैं थोड़ा रिलेट करता हूं। हां, रिलेट करता हूं, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा, ठीक है। हां, हम जब बस में होते हैं, जब हम बस में होते हैं और आउटसाइड देखते हैं, तो हम कहते हैं हमारी बस चल रही है, ठीक है। हम बस में चलते हैं, चल रहे होते हैं, बाहर देखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी बस चल रही है। रीजन जानते हो? रीजन ये है, रीजन देखो, इसे गॉड से, अपने परसेप्शन को, अपने फेथ को, अपनी आस्था से रिलेट करना तुम्हें अच्छा लगेगा। ग्रेट फिलॉसफी। हम बाहर हमारे पास रिफरेंस होता है, रिफरेंस होता है। हम बाहर देखते हैं कि बाहर में एक इलेक्ट्रिक पोल था, अभी ऐसे दिख रहा था, पीछे हो गया। एक पेड़ था, पीछे हो गया। एक खेत खलिहान था, पीछे हो गया। ऐसे कुल भाग रहे हैं, ऐसे। ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, फोकस करो मेरी बात पे। मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बस किसी तरह आईटी निकाल लें, पीएमटी निकाल लें और ऐसे कर लें, वो डॉक्टर पैसा वैसा और एक सेल्फ सेंट्रिक लाइफ वाली बात, फैमिली सेंटर्ड वाली जी लें। मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को ग्रेट तरीके से अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके चीज़ों को देखें। तो मैं देख रहा हूं कि पेड़ पौधे ऐसे भाग रहे हैं, खेत खलिहान, घर द्वार, इलेक्ट्रिक पोल, सब कुछ अपना सब भाग रहे हैं। मेरे सामने यही ऑब्जर्वेशन था कि इधर चीजें इधर हो जा रही हैं, इधर चीजें इधर हो रही हैं। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, जरा गौर करिएगा। हो सकता है मैं रेस्ट में हूं और सब सही में पेड़ भाग गया हो, खेत खलिहान भाग रहे हो, घर द्वार भाग रहे हो,
पोल ओल पे पत्थर उत्थर सब भाग रहे हों, एक संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है कि वो सब रुके हो और हम इधर भाग रहे हो तो भी वही ऑब्जर्वेशन होगा। एक संभावना ये है कि मैं इधर भाग रहा हूं, वो सब भी उधर ही भाग रहे हैं, पर मैं तेजी से भाग रहा हूंगा। हो सकता है कि मैं इधर पीछे जा रहा हूं और वो सब पीछे भी जा रहे हो, लेकिन वो सब ज्यादा तेजी से पीछे जा रहे हो तो भी यही ऑब्जर्वेशन होगा। पर फिर भी हम लोग महसूस कर लेते हैं कि हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे और बढ़ने लगे थे, तुम धीरे धीरे तुमको ट्रेनिंग दिया गया, तुम्हें महसूस कराया गया, तुम्हें बताया गया। चाहे तुम देख देख के यही समझते रहे, तुम यही देख के समझते रहे, पेड़ पौधे नहीं चलते, दरो दीवार नहीं चलते, खेत खलियान घर बारी नहीं चलते, ये सब फिक्स्ड होते हैं, ये सब धसे हुए हैं, इनका मोशन नहीं हो सकता। तब हमारा ये परसेप्शन बना हुआ है पहले से ही कि क्योंकि ये नहीं चलते तो ब्रेन अपने आप लॉजिकली महसूस कराता है कि हम ही लोग चल रहे हैं। ब्रेन हमें महसूस कराता है क्योंकि वो नहीं चलते, और जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है पीछे जाने का, तो क्योंकि वो नहीं जा सकते, वो नहीं चल सकते, तो इसीलिए हम लोग, मैं ही जा रहा हूं। नहीं तो एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो, मेरे कहने पे एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो कि सब घर का फ्लोर और मिट्टी और सब एक एक पार्ट, एक एक सेक्शन, और पेड़ पौधे, घर द्वार, पोल, खेत खलिहान सब चल रहे हैं। पेड़ उधर टहल रहा है, दीवार उधर चल रही है, आदमी इधर चल रहा है, ये जगह भी खिसक रहा है, ये टेबल कैमरा उमरा दुनिया का सब कुछ चल रहा है, सब कुछ मोशन में है। मैं आपको बता दूं, बाकी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गया भाड़ में, तुम क्या हो नहीं बता सकते। अपना ही बता देना, नहीं बता सकते कि आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो तब बताना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में सब कुछ चलने लगेगा, पेड़ पौधे, घर गृहस्थी, घर द्वार, पोल, दिस दैट, खेत खलिहान, तो आप नहीं बता सकते कि कौन चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। अपना खुद का नहीं बता सकते कि तुम रुके हो कि चल रहे हो। नहीं बता सकते कि तुम रुके हो कि चल रहे हो। अब बताओ ऐसे केस में, और सच भी यही है वैसे, जैसा कि मैं बताया था आपको पिछले यूनिवर्स के बारे में, तो बताओ क्या ये कहना कि हमको नहीं मालूम मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, वो जो दिख रहा है चलता हुआ पता नहीं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यदि मैं रुका हूँ वो भी रुका होगा, मैं चल रहा हूँ अभी, समझ ही नहीं क्या कहा जाए। तो तब ये सेल्फ सेंट्रिक आया कि मैं रुका हुआ हूं, यदि चीजें चल रही हैं तो चल रही हैं, रुकी हुई हैं तो रुकी हुई हैं। इसका मतलब सेल्फ सेंट्रिक अप्लाई किया जाए तो सच यही है कि जिस बस में मैं बैठा था, मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं रेस्ट में हूं, और ये पेड़ भाग रहा है, खेत खलिहान भाग रहे हैं, पोल भाग रहा है, घर द्वार भाग रहा है, सब भाग रहे हैं, और ये सही है। ये आज के दिन सेल्फ सेंट्रिक के नाम पे सही है, जो आज पढ़ रहे हैं उसके अनुसार सही है। और कहिए तो थोड़ा सा और, इतना कॉम्प्लेक्स के बजाय मैं चाहता हूं कि आप खूब पढ़ें, खूब आगे जाएं, इतना कमाएं कि दुनिया घूमें और समुंदर के बीच में कभी जाएं शिप पे। अब ऑब्जर्वेशन, मैं गया हूं, आपको बता रहा हूं, गोवा में, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप क्रूज पे बैठे हैं, शिप है, मान लीजिए शिप है, समुंदर में आप हैं, फिलहाल अर्थ को रेस्ट में मान लिया हूं, जैसा कि मैं समझाया था पिछली बार। शिप है, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पेड़ पालो, किनारा कुछ नहीं, समुंदर में है, बीच समुंदर में दो जहाजें हैं, दो जहाज, एक पे आप हैं, एक दूसरी जहाज है, ठीक है, ओके। आप और बीच में कोई भी हलचल नहीं है, बीच में पानी में कोई तिनका कागज कुछ भी नहीं है। ये सब क्यों हटा रहा हूं, और ऐसा होता है क्यों हटा रहा हूं, ताकि आपको रिफरेंस कुछ भी ना मिले, जिसको तुम आप प्री परसेप्शन से पहले से जानते हो कि वो पेड़ है, वो किनारा है, वो तो रुका हुआ है, वो पोल है रुका हुआ है।
पानी में दोनों अब जहाज हैं, रिलेटिव के नाम पे, रिलेट करने के नाम पे दो जहाज है, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जहाज के इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज नहीं है, और पानी में कोई हलचल नहीं है, चाहे पानी में देखना ऐसे अलाउ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आपकी जहाज और दूसरी जहाज के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। दो जहाजों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। आपको मैं बता दूं, ना आपका डिवाइस ना ही आप, डिवाइस को ही अपने चिल्ला रहा था कि डिवाइस और ये फलाना ढिमकाना, कोई भी नहीं बता पाएगा कि वो जहाज चल रही है कि ये जहाज चल रही है ना। एक बार डिवाइस जीपीएस सिस्टम से किसी से रिलेट करके हो सकता है बता भी दे, लेकिन आप जो डिवाइस बने हुए हैं, आप यू आर ऑल्सो अ डिवाइस एंड मशीन कैन से, आप नहीं बता सकते कि वो ये चल रही है कि ये चल रही है। बस हाँ, यही ऑब्जर्वेशन होगा कि दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है। बस यही होगा, यही देख पाएंगे कि दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है। मैं बताता हूं, उसकी पॉसिबिलिटी सुन लो, अच्छा लगेगा। यह भी हो सकता है कि आपकी जहाज रुकी हो और ये आपकी तरफ आ रही हो, तो भी वही ऑब्जर्वेशन होगा। हो सकता है ये रुका हो, आपकी जहाज इधर जा रही हो, तो भी यही ऑब्जर्वेशन होगा। हो सकता है ये जहाज इधर जा रही हो, ये आपकी जहाज इधर जा रही हो, लेकिन आपकी जहाज ज्यादा तेजी से जा रही हो, तो भी यही ऑब्जर्वेशन होगा। हो सकता है आपकी जहाज इधर जा रही हो, लेकिन ये तेजी से जा रही हो, तो ज्यादा, तो तब भी डिस्टेंस कम होगा ऐसे, और तब भी यही ऑब्जर्वेशन होगा। आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि कौन सी जहाज चल रही है, किधर चल रही है और रुकी है कौन सी, आप नहीं बता सकते। रीजन है कि आपके पास रिफरेंस के लिए कुछ है ही नहीं। तो जो आज तक ऑब्जर्वेशन बस में, ट्रेन में, प्लेन में देखते रहे हो, वो सारा रिलेट करके देखते हो। यदि दुनिया में सब कुछ चलने लगे ना, तो आप बता नहीं सकते कि कौन चल रहा है, कौन रुका है, और कितने तेजी से और किधर चल रहा है। तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और इसको अप्लाई कहां भी कर सकते हैं, सब जगह, सारे जगह। इसको बस रिलेटिव, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने सारे जाके नए नए प्रोजेक्ट पे फिजिक्स में हाइपोथेसाइज करके, बहुत प्राइवेट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आईआईटी में जाके अपने प्रोजेक्ट पे फर्स्ट प्राइज जीत के आए हैं। मतलब थियोरेटिकल चीजों को लेके प्रेजेंटेशन में मॉडल बना के। अब ये मत करना कि सर आपके बच्चे आईआईटी में गए वो क्यों नहीं जीते, तो जो करेगा वो जीतेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जरूरत इस बात की है कि हम एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग फेज में रहें। बाकी ये आईआईटी जो होगा, पीएमटी जो होगा, क्या किया जाए, जो होगा, यही जिंदगी है, ये ऐसे ही देखना है। एनीवे, तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे तो मैं इकट्ठा एक जगह लिखने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो सभी लोग देखिए, तब ये रहा रिलेटिव वेलोसिटी के नाम पर, रिलेटिव मोशन के नाम पर, रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, और आप लोग फार्मूला तो देखे ही थे कि आर ए बी बराबर आर ए ओ माइनस आर बी ओ, वी ए बी बराबर वी ए ओ माइनस वी बी ओ, एंड ए बी बराबर ए ओ माइनस ए बी ओ। ये है, ठीक है। अच्छा, वी ए बी को लिख भी देता हूं कि आप लोग इसका मतलब समझे। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू बी का, ऐसे लिखने का मतलब है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? किसकी वेलोसिटी देखी जा रही है? ए की। किसके रिस्पेक्ट में? बी के। किसकी वेलोसिटी देखी जा रही है? ए। देखने वाला कौन है? बी। कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है? ए। और किसके द्वारा देखा जा रहा है? बी। जो v के साथ चिपका होता है उसको देखा जाता है। जो v के साथ चिपका होता है उसकी वैल्यू आती है। ये वेलोसिटी a की है b के रिस्पेक्ट में, तो जो v के साथ होता है उसी की वेलोसिटी होती है। और किसके रिस्पेक्ट में होती है? दूसरे के रिस्पेक्ट में होती है। ये वेलोसिटी हमेशा इसकी होगी। ये पोजीशन ए का है, वेलोसिटी ए की है, एक्सेलरेशन ए का है और बी के रिस्पेक्ट में है। ये ए का पोजीशन है, बी ओ के रिस्पेक्ट में है। ये बी का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, ओ के रिस्पेक्ट में है। तो बिना रिस्पेक्ट में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तुम देख सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बिना रिस्पेक्ट का कोई मतलब नहीं है। और यदि ऐसा है तो कहिए तो रिड्यूस कर दूं इससे। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, लेकिन अक्सर इस तरह की भी बात होती है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। What G here stands for? G means ground. G means ground. ग्राउंड को हम लोग रेस्ट में मान लिए हैं बाय डिफॉल्ट। G स्टैंड फॉर व्हाट? ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी रेफरेंस है। बी रेफरेंस कहो, बी रेफरेंस कहो, चाहे फ्रेम कहो, चाहे ऑब्जर्वर कहो, तीनों एक ही बात है। ऑब्जर्वर यार, ऑब्जर्वर ही तो फ्रेम होता है यार। ऑब्जर्वर ही तो फ्रेम होता है। तो आप देखें, ओ यहां पर इसलिए है ताकि पॉइंट हो। ओ मतलब ओरिजिन। तो पोजीशन के नाम पे तो पॉइंट की जरूरत है, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के नाम पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे, डायमेंशनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट। पोजीशन के नाम पे तो पॉइंट जरूरी है, लेकिन इसके नाम पे ग्राउंड काफी है। ग्राउंड, ग्राउंड। और ग्राउंड को क्या मान लिया गया है? रेस्ट में बाय डिफॉल्ट। वैसे सच यह है कि रेस्ट में नहीं होता, लेकिन हम लोग अपनी पूरी जिंदगी, पूरा एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट सब कुछ यदि स्पेस और उन सब की बात करना करें, टेक्नोलॉजी और सब सैटेलाइट और इन सब की, तो हम लोग अपनी पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया के लोग इसी पे जिए, इसी पे जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। यदि आत्मा की भी बात करना, सोल, घोस्ट एंड दिस एंड दैट, तो घोस्ट मैं तब मानूंगा जब हमें दिखेगा, आत्मा तब मैं मानूंगा जब हमें दिखेगा, गॉड तभी मानूंगा जब हमें दिखेगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। और मैं उन्हीं की बातों को फॉलो भी कर रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ अपने रिस्पेक्ट में कि जो मेरे आइडियल हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैं पढ़ा हूँ, यही रहा। एनीवे, तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और इतना जानने के बाद धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं जी और ए भी हटाने वाला हूं और मैं बाय डिफॉल्ट मानने जा रहा हूं। तो ठीक है, तब देखो फिर से शिफ्टिंग। जनरल, सम स्पेशल, देन फर्दर स्पेशल। जनरल, और एक और चीज ध्यान से देख सकते हो, यहां पर ये देखो ए बी है, ये ए बी है, ये भी ए बी है, लेकिन यहां पे ए बी के साथ ओ है, यहां पे जी है। मैं तो कहता हूं जी की से जगह सी लिख लो,
डी डी लिख लो, पी पी लिख लो, क्यू क्यू लिख लो। बस ये करना कि वहां पर सेम लिखना और सही हो जाएगा। यहां पे ए बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तुम कुछ भी लिख लो, ए और बी रहेगा। यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी सी डी डी पी पी पर सेम लिखना। ये नहीं करना कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी। ये मत करना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मत करना। तो हमें लगता है कि अब धीरे धीरे रिलेट कर रहे होंगे आप लोग। शिफ्ट करता हूं मैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो, ये देखो, थोड़ी शिफ्टिंग और, थोड़ी शिफ्टिंग और ये हो गई शिफ्टिंग, ये हो गई शिफ्टिंग, और ये हो गया पोजीशन ए विथ, सॉरी, हां, ये हो गई शिफ्टिंग वी आर, हाँ, आर ए बी, आर ए माइनस आर बी, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, ए बी, ए माइनस ए बी। क्या मतलब रहा इसका यार? ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, तो ए में से बी घटेगा, ए में से बी घटेगा, ए में से बी घटेगा। बी जो ऑब्जर्वर होता है, जो रिफरेंस होता है, जिसके रिस्पेक्ट में अपनी चीजें घटा लेता है, और जिसको देखता है उसमें से घटा लेता है और कहता है कि मेरे रिलेटिव है। अब ये क्वेश्चन ये है कि सर ये सब क्या है? तो मैं बता देता हूं ये क्या है। रियली में तो ये दोनों कभी भी मेजर नहीं हो सकता, जैसा कि मैं बताया हूं कि इनर्शियल फ्रेम से ही मेजर होगा। दुनिया में इनर्शियल फ्रेम नहीं है तो नहीं मेजर होगा। इसीलिए क्या चीज है वो समझो, ये अपने आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, कोई रेफरेंस होगा लिखे नहीं है। और ये दोनों जनरली मेंशन नहीं है, तो ग्राउंड के अर्थ के रिस्पेक्ट में है, और अर्थ को क्या माना गया है? रेस्ट में। तो आपका मन करता है तो ओ और जी लिखिए, आपका मन करता है तो ओ और जी के बजाय कुछ और भी लिखिए जो पहला वाला था। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको खींच के स्पेशल केस बनाता हुआ बाय डिफॉल्ट की तरह फाइनली लिख दिया। जो जहां पे भी मैं ये लिखूं, किताबों में ये लिखा है ठीक है, ये लिखा है तो क्या मान के लिखा है वो भी ठीक है। और किसी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो पहले वाला जो यहां पे लिखा हुआ था, जिसके मन उसके रिस्पेक्ट में लिख लेना, सब सही है, सब सही है। मैं कहा था कि ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये हिडन है, ये पहले से तय है कि ये ओ के रिस्पेक्ट में है और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो कहीं लिखा रहेगा तो ये हम मान के चलेंगे ना, कहीं पे मैं लिखूं तो माना जाए, नहीं तो मैं ये लिखना भी सही है। मैं पता है मैं क्यों इससे कम करता गया, उससे यहां पे आया, स्पेशल केस बनाया और इससे यहां पे आया। सबसे अच्छा ये लगेगा क्योंकि ये कम डराता है। जितना ही ज्यादा लिखा रहेगा उतना ही ज्यादा डराता है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई डरे। हालांकि मैं ट्राई करता हूं कि आपको लिखने का तरीका भी बताता हूं, सोचने का तरीका भी बताता हूं। कहा था कि जी जी लिखो, चाहे सी सी लिखो, चाहे पी पी लिखो, बस सेम लिखना और सही हो जाएगा। इसलिए हिडन की जरूरत हुई, क्योंकि बिना रिस्पेक्ट में तो चीजें होती नहीं है, तो क्यों लिखा गया है ये। मैं ये कर रहा हूं कि ए पोजीशन ए, तो भाई किसी के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो ये क्यों लिखा गया है, उसको रिस्पेक्ट वाला मेंशन क्यों नहीं किया गया, वो मैं कर रहा हूं कि हिडन है। मतलब लिखना चाहिए सही, तो देखो सही तो ये है, या सही पे इससे भी पहले वाला था। मैं ये कर रहा हूं कि जब मैं ये लिखूं तो ये माना जाए, समझो। दो हिडन की जरूरत क्यों पड़ी तो मैं बता रहा हूं कि तुम लोग डरो ना, इसलिए। नहीं तो यही रहने दो, क्या जरूरत है। भूल जाओ, एक बुरा सपना मानो इसे मानो कि एक बुरा सपना था, ये सर नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब ठीक है लग रहा है।
अब कुछ मैं नई बात करने वाला हूं, थोड़ी बड़ी बात, ताकि आपका परसेप्शन स्ट्रांग हो। सभी लोग सुने ध्यान से, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, एक एक लोग। पहले तो ये जानो कि यदि हम कह दें कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी नॉट रिलेटिव, मान लेते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल जाए ए की, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बी की मिल जाए, ध्यान से बड़ी बात, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब रियल वेलोसिटी जो कि कभी मिल नहीं सकती, और बी की भी एब्सोल्यूट मिल जाए, तो घटा देंगे तो रिलेटिव आएगा। इससे तो ये देखने में यही लग रहा है वैसे, लेकिन क्या ए और बी की जब तक एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं मिलेगी नहीं आएगा? तो देख लो ध्यान से, ए और बी के बीच में रिलेटिव तब भी आ जाएगा जब एब्सोल्यूट ना मिले, किसी के रिस्पेक्ट में मिले, पर ध्यान रहे सेम के रिस्पेक्ट में रहे। यदि मेरी वेलोसिटी किसी बस के रिस्पेक्ट में हो, मेरी वेलोसिटी किसी बस के रिस्पेक्ट में है, और आपकी वेलोसिटी किसी कार के रिस्पेक्ट में मालूम हो, तुम माथा पच्ची कर लेना, हमारे आपके बीच में रिलेटिव नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। लेकिन मेरी वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में मालूम हो और आपकी भी वेलोसिटी बस के ही रिस्पेक्ट में मालूम हो, माइनस करिएगा, रिलेटिव मिल गया, रिलेटिव मिल गया। क्लियर हो रहा है? बोलो। सेम रिफरेंस के रिस्पेक्ट में दो की वेलोसिटी मालूम हो, बस माइनस करिएगा, रिलेटिव मिल जाएगा दोनों के बीच में। लेकिन अलग अलग के रिस्पेक्ट में मालूम हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल सकता कि दोनों के बीच में रिलेटिव क्या है। बोलिए, क्लियर? क्लियर, ओके। अच्छा, यदि ऐसा है तो क्या है, जरा सुनिए। देखिए, मैं प्रूव करने जा रहा हूं, इसको हटाता हूं, अब यही वाला लिखता हूं, इसको हटा देता हूं। हां, ये देखिए, ये वाला हटाता हूं इस बार। हां, ये वाला देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पी, जनरल कोई भी पी। ये पी का क्या हालचाल है हमें नहीं मालूम। पी की जगह लिफ्ट, ग्राउंड, सन, प्लेन, मून, बस, ट्रेन, कार, लेकिन सेम होना चाहिए, और दोनों की वेलोसिटी पता हो किसी के रिस्पेक्ट में। प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक आएगा ये। देखो, बताओ इसको क्या लिखोगे? वी ए माइनस वीपी। बोलो भाई, ठीक लिखा हूं? देखो तो, वी ए माइनस वीपी, याद है ना कि ए में से पी वाला घटेगा, माइनस वी बी माइनस वीपी, आ गया वी ए माइनस वी बी। वी ए पी मतलब वी ए माइनस वी पी, वी बी पी मतलब वी बी माइनस वी पी, वीपी वीपी कैंसिल, और मिल गया ये जो ये है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि पी नहीं होता, सेम के रिस्पेक्ट में नहीं होता, तो ये कटता ही नहीं, और कटता ही नहीं तो ये आता ही नहीं, और ये आता ही नहीं तो रिलेटिव नहीं कहते। बोलो। अब मैं
न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से बात करने जा रहा हूं। रिलेटिव सब यही था, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से बात करने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से। चलिए देखिए, सभी लोग मेरी बात देखें, अब तो समझ में आ गया होगा कि बाय डिफॉल्ट क्या है और क्यों जरूरी है सेम के रिस्पेक्ट में। तो ये बाय डिफॉल्ट ग्राउंड ग्राउंड है, कोई ओरिजिन होगा। तो अब हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो सभी लोग ध्यान से देखें और ये समझने की कोशिश करें। ये देखिए, VAB बराबर VA माइनस VB, ठीक है। मैं ग्राउंड मान के चल रहा हूं, ठीक है। सेम आपका मन करता है तो वो या ग्राउंड लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहिए तो लिख ही देता हूं, फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि आप जी को ना देखें तो ही फायदा है, बल्कि इसको A और B कहें ना, VA VB ही कहें। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग। हमें A की वेलोसिटी B की वेलोसिटी मालूम है और रिलेटिव निकाल लेंगे, सिंपल। A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में तो B वाला घटा लेंगे, और B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में तो B में से A घटा लेंगे। भाई जिसके रिस्पेक्ट में है वो वाला घटा लेंगे, यही फार्मूला है, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन यदि हमें रिलेटिव मालूम हो, ध्यान से देखो, ये भी A की वेलोसिटी है और ये भी A की है, B की तो केवल यही है। खोपड़ा लगाओ सभी लोग, मेरी बात ध्यान दो। ये भी A की वेलोसिटी है और ये भी A की है, B की तो केवल यही है। हाँ ये है कि ये A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में है, ये A की वेलोसिटी G के रिस्पेक्ट में है, पर है तो A की ही वेलोसिटी ना, B की तो केवल यही है। तो जब हमें एक्चुअल मालूम होता है, या ग्राउंड जो भी कह लीजिए, अब ग्राउंड वाले को एक्चुअल कहा जाएगा ना, एब्सोल्यूट टाइप का मान लीजिए। A और B का जब एक्चुअल मालूम होता है तो माइनस करके रिलेटिव निकालते हैं। लेकिन यदि कहीं रिलेटिव मालूम होगा, एक्चुअल मालूम ना हो, रिलेटिव मालूम हो, तो जोड़ के एक्चुअल निकालते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। हाँ, तुम लोगों को क्या लग रहा है, जादू कर दिया? हाँ, तुम लोगों को लग रहा है जादू कर दिया हूं ये? हाँ, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, दिस इज एक्चुअल। जी मत लिखो, जी नहीं लिखोगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, है ना। या बिना उसके कहो तो लिख के दिखाएं। ये ग्राउंड अंडरस्टूड है। हाँ, ये देखिए, जब हमें A और B के बीच का रिलेटिव मालूम है, हमें A का नहीं मालूम है, A का रिलेटिव मालूम है, A का नहीं मालूम है, A का रिलेटिव मालूम है, तो क्या A का एक्चुअल निकल जाएगा? A का एक्चुअल नहीं मालूम है हमें, A का एक्चुअल हमें नहीं मालूम है, A का हमें रिलेटिव मालूम है, तो एक्चुअल कैसे निकलेगा? चलो मैं बता रहा हूं। हमें A का रिलेटिव मालूम है, तो रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में मालूम होगा। बोलो, जब A का रिलेटिव मालूम है तो वो किसी के रिस्पेक्ट में ही मालूम होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में मालूम होगा, यदि उसका वेक्टोरियली जोड़ दें, वेक्टोरियली जोड़ दें, तो A का एक्चुअल आ जाता है। बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। यदि A का रिलेटिव मालूम हो,
ए का रिलेटिव मालूम हो तो एक्चुअल कैसे निकाला जाएगा? जोड़ के। यदि ए और बी का एक्चुअल मालूम हो तब तो डिफरेंस लेके रिलेटिव निकालते हैं। ए और बी का एक्चुअल मालूम हो तो डिफरेंस से रिलेटिव आता है। लेकिन जब ए का रिलेटिव मालूम हो, ये मालूम हो, तो ए का एक्चुअल कैसे आएगा? जोड़ के, वेक्टोरियली जोड़ के। एग्जाम्पल में हो तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे जीता जागता एग्जाम्पल लो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं ट्रेन में हूं, ठीक है, मैं ट्रेन में हूं। मेरी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। बाहर आप खड़े हैं, ग्लास की ट्रेन है, मेट्रो टाइप, और मेरी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो अंदर मैं भी हूं, तो मैं भी 100 से जा रहा हूंगा। मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। जितनी मेरी वेलोसिटी है उतनी ही ट्रेन की है। अंदर की सारी चीजें हमें सब उतनी ही से चल रही, इसीलिए रेस्ट में दिखाई दे रही हैं। बाहर आप खड़े हैं, है ना, बाहर आप खड़े हैं। यदि मैं ट्रेन, आप देख रहे हैं हमको, मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में, अंदर में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं चलने लगूं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं यदि चलने लगूं 4 किलोमीटर पर आवर से, कितने से चलने लगूं? 4 किलोमीटर पर आवर से चलने लगूं। आप जानते हैं मेरी वेलोसिटी कितनी देखेंगे? ट्रेन की वेलोसिटी और ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी, आप पता है मेरा 104 देखेंगे, क्योंकि मैं तो ट्रेन में अंदर था, तब तो 100 से चल ही रहा था। ट्रेन के अंदर यदि मैं 4 से चलने लगूं तो क्या करना होगा? मेरा जो 4 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया था, मेरा 4 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया था, उसमें ट्रेन की वेलोसिटी जोड़ोगे तभी तो मेरा एक्चुअल आएगा। दूसरा, ट्रेन इधर जा रही है, उधर ही, और बोगी में आप उल्टा भी चल सकते हैं। अब इसे बताने की और महसूस कराने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रेन इधर भागे जा रही है और आप इधर बोगी के अंदर 4 से इधर जा सकते हैं। बाहर आप खड़े हैं, मेरी ट्रेन खिंचा रही है 100 से, ध्यान देना, 100 से, बहुत बड़ा मैसेज देने वाला हूं। मेरी ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से उधर, अब मैं बोगी के अंदर चल रहा हूं ट्रेन के रिस्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर आवर से। कितने से चल रहा हूं भाई? मैं ट्रेन इधर जा रही है पीछे, और मैं चल रहा हूं 4 किलोमीटर पर आवर से इधर। बाहर आप खड़े हैं, हमको देख रहे हैं, तो भले ही मैं तो अपने आप को देख रहा हूं कि मैं उधर जा रहा हूं ट्रेन के अंदर, मैं तो बाहर देख भी नहीं रहा हूं। आप हमको उधर जाते हुए थोड़ी देखोगे, ट्रेन इतनी तेजी से भागे जा रही है। तो मेरी वेलोसिटी जानते हो कितना होगा? 96 होगा, और 96 इधर होगा। मेरी ट्रेन हमें खींच रही है 100 से, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं अपने आप को खींच रहा हूं इधर 4 से। नेट इधर 96 होगा, 96। बाहर खड़े होके हमको देखोगे तो मैं इधर जाता हुआ हमें देखोगे कि उधर ही जाता हुआ देखोगे। मेरे बोगी के अंदर इधर चलने से मेरे को इधर थोड़ी देखने लगोगे। क्वेश्चन ये उठता है, एक बड़ा मैसेज क्या देना चाहता था पता है? मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि इसमें घटा हुआ जो दिख रहा है वो घटा हुआ नहीं है, वो भी जुड़ा है, लेकिन बच्चे जोड़ देते हैं। क्यों? वेक्टर। मैं तुम्हें बड़ा मैसेज देना चाहता था, जब वेलोसिटी और इन सब को डील कर रहे हो, स्पीड रिलेटिव नहीं होती, वेलोसिटी रिलेटिव निकाल के मैग्नीट्यूड लेके ही रिलेटिव स्पीड कहते हैं। बड़ा पॉइंट है, स्पीड का कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। रिलेटिव स्पीड बताने के लिए भी रिलेटिव वेलोसिटी ही निकाल के मॉड लेना होगा, स्पीड नहीं लिख सकते। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वेक्टर है।
वेक्टर रखना होगा। लेट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, लेट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो बताओ, जोड़ने जा रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ग्राउंड ऑब्वियस है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज +100 एंड वेलोसिटी ऑफ मी, माई वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज -4, क्योंकि मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा था। सही में ट्रेन के रिस्पेक्ट में, सही में मैं इधर ही जा रहा हूं, भले ही ट्रेन इधर जा रही हो, भाड़ में जाए ट्रेन। -4, और जोड़ना ही है, जोड़ना ही है। तो आप देखिए कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। इस एग्जाम्पल से मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था जानते हो? मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये जब प्लस कहीं लिखा हो तो मैग्नीट्यूड जोड़ नहीं दिया था, डायरेक्शन के साथ जोड़ा जाता है, और जहां माइनस लिखा हो घटाया नहीं जाता, डायरेक्शन के साथ घटाया जाता है। ये घट भी सकता है, 10 और 10 मिलके 20 भी हो सकते हैं, और 10 और 10 मिलके 0 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है। इससे मैं बड़ा मैसेज देना चाहता था कि फिजिक्स की चीज़ों को जो डायरेक्शनल है, जो डायरेक्शन के साथ हैं, उनको डायरेक्शन के साथ ही डील किया जाए। बस मैं यही बताना चाहता हूं। डायरेक्शन के साथ 10 10 20 भी होता है, 10 10 मिलाकर 0 भी होता है, 10 10 मिलाकर 2 भी होता है, 10 10 मिलाकर 0.001 भी होता है, 10 10 मिलाकर 18 भी होता है, और 10 10 मिलाकर केवल 10 ही होता है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ चीजें जुड़ती और घटती हैं। हां, 10 10 मिला के कभी 21 नहीं हो सकता, ये ठीक है। 50 और 40 मिला के 90 से लेकर 10 तक सब हो सकता है। हां, 8 नहीं हो सकता। तो क्या ये मेरी बात आप लोगों को, आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया? बोलिए। तो चलिए, आज का क्लास यदि आपको समझ में आया तो अब हम लोग तैयार हैं कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ भी जानने के लिए, समझने के लिए। और कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रॉन पर जाके बैठ के देखेंगे, फोटोन पे, आइंस्टाइन फोटोन पे बैठ के देखे थे तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे। मैं भी चाहता हूं कि आप किसी ऐसी चीज पर जाके बैठ के देखें और कुछ नई थ्योरी दें। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसा ही कुछ नया नायाब नमूना दें और ग्रेट थ्योरी दें इस दुनिया को। तो आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन पे बैठ के देखें कि दुनिया कैसी नजर आएगी, कार्बन एटम कैसा नजर आएगा। कहीं पे और बैठ के देखें, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, ये नहीं कि आप उसी में उलझ जाएं। तो आप जरूर, फिजिक्स में तो हम लोग खूब बैठेंगे, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में, कार्ड के रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में, शिप के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ग्राउंड, सन, मून एंड दिस एंड दैट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। रिलेटिव मोशन का हमारा हमेशा अक्सर 2 क्लास ऐसे ही होता है। अब क्या किया जाए ताकि आपका जो ब्रेन है उसको ट्रेनिंग मिले, उसको लॉजिकल चीजें मिले। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।